हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। प्राइम टाइम में बात करेंगे देश दुनिया की बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। हरियाणा के भिवानी में पहाड़ खिसकने से 10 वाहन दबे, 2 से ज्यादा की मौत, कई लोगों के दबे होने की है आशंका। वैष्णो देवी भवन में भगदड़ से 12 श्रद्धालुओं की मौत, 8 से ज्यादा की हुई पहचान, पीएम मोदी ने हादसे पर जताया दुख। किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त जारी, पीएम मोदी ने 20,996 करोड़ रुपए किए ट्रांसफर, 10 करोड़ किसानों को मिलेगा लाभ। अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, चुनाव जीते तो 300 यूनिट फ्री बिजली, किसानों की सिंचाई भी मुफ्त। कन्नौज में एक और इत्र कारोबारी मोहम्मद याकूब के घर छापा, आईटी ने भारी मात्रा में कैश किया बरामद, शुक्रवार से जारी है छापेमारी। वैष्णो देवी मंदिर में शनिवार रात को हुए हादसे में 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 15 लोग घायल हो गए हैं। मृतकों में अभी तक 8 लोगों की पहचान हो गई है। इनमें से 4 गाजियाबाद के, 2 दिल्ली के और 1 हरियाणा और जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। 15 घायलों में से 4 को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इस बीच प्रशासन ने एहतियात के बाद यात्रा फिर से शुरू कर दी है। इस बार सुरक्षा बढ़ा दी गई है और भीड़ को नियंत्रित किया जा रहा है। जगह जगह पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। बता दें कि नए साल के मौके पर वैष्णो देवी के दर्शन के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि रात के वक्त करीब 2:45 पर यहां भगदड़ मच गई। पुलिस प्रशासन का कहना है कि यहां लोगों के 2 समूह आपस में भिड़ गए, जिससे ये हालात पैदा हुए। हालांकि चश्मदीदों का ये भी कहना है कि सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज किया तो उसके बाद हालात ज्यादा बिगड़ गए। इस पूरे मामले की हाई लेवल जांच की जा रही है। 3 लोगों की टीम बना दी गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी हालात पर जानकारी ली है और हादसे पर दुख जताया है। और इमीडिएटली जो हमारा प्रोटोकॉल है, दैट इज़ डिज़ास्टर एक्टिवेशन कोड, इनिशिएट किया गया एंड विद इन 15 to 20 मिनट्स हम लोग रेडी थे कैजुअलिटीज़ लेने के लिए। द फर्स्ट कैजुअलिटी जो हमारे हॉस्पिटल में अराउंड आई थिंक 10 to 3 अराउंड 3 आनी शुरू हो गई। ड्यूरिंग दिस पीरियड हमारे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में और एक्स्ट्रा नर्सेज, radiology, blood bank, everybody was ready. We received around 15 patients. इसमें से 4 के अराउंड जो सीरियस थे, सीरियस इन द सेंस कि वो उनको फिट्स आ रहे थे और अनकॉन्शियस थे। में हमारे 6 लोग दाखिल हैं, जिनमें से 2 तो लगभग अब छुट्टी देने के काबिल हैं। दूसरे 4 उनको थोड़ी सी कन्वर्शंस हुई थी, सीजर्स हुई थी। कभी कभी एनॉक्सिया, हिपॉक्सिया हो जाता है जब सांस बंद जाता है, क्योंकि एक के ऊपर एक जब वो दब गए तो सांस दबने से उसका इमीडिएट इन्होंने जो इंट्यूबेशन करना था या जो दूसरे इमरजेंसी मेजर्स हैं वो एक्सरसाइज की है। मुझे लगता है धीरे धीरे दे ऑल्सो हैव अ गुड प्रोग्नोसिस। कोई ऐसा नहीं लगता कि कोई जान का खतरा उन पर भी हो। उसके अतिरिक्त 4 व्यक्ति कॉमन वार्ड में है, जनरल वार्ड में, वो भी लगभग अब छुट्टी देने के काबिल हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कुल मिलाकर के जो दाखिल हुए हैं उनकी स्थिति सर वो तो अब कोई कुछ भी कर ले, वो कि माँ बाप को वो चीज़ नहीं मिलती। उनका तो सब खत्म हो गया ना, उनका तो सब उजड़ गया। पहले मैं 2 साल रहे वहाँ पे। पेनेसिया के छोड़ने के बाद वो गाँव शिफ्ट हो गए। उसके बाद अपना प्राइवेट वो कहीं पढ़ाई के लिए भी गए थे। उसके बाद अपना हिंद हॉस्पिटल खोले, जेल बाईपास रोड। तभी सोचते हमारा परिचय है, 2014 से इनको जानता हूँ। अच्छा, इकलौते पुत्र हैं, कैसा व्यवहार रहा उनका? व्यवहार उनका बहुत कुशल मंगल था। कभी किसी से कोई विद्रोह नहीं, कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं करता। सबको साथ में लेके चलना, पेशेंटों के लिए वो दिल एकदम जान देते थे। पूरी रात ड्यूटी रहती थी उनकी, पूरी नाइट अपना जब करते थे। अच्छा, अभी शादी भी जल्दी उनकी हुई थी, कब शादी हुई थी? आप थे क्या शादी? बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी वैष्णो देवी हादसे पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन के दौरान हुए हादसे में कई लोगों की मौत हो गई है और बड़ी संख्या में लोग बुरी तरह घायल हो गए हैं। मीडिया के माध्यम से अब तक जो तथ्य सामने आ रहे हैं उसमें सरकार की ज्यादा लापरवाही नजर आ रही है। सरकार इस पर गंभीरता से चिंतन करे। जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन के दौरान जो वहाँ पर बहुत बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई है, वह बड़ी संख्या में लोग वहाँ बुरी तरीके से घायल भी हो गए हैं। ये अति दुखद घटना है।
कुदरत से मैं यही कामना करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि इस दुख को सहन करने की पीड़ित परिवारों को हिम्मत व हौसला जरूर दे। लेकिन इस घटना को लेकर अति दुख इस बात का भी है कि अभी तक मीडिया के माध्यम से जो तथ्य सामने आ रहे हैं तो उसमें सरकार की ज़्यादा लापरवाही। हरियाणा के भिवानी जिले में नए साल पर बड़ा हादसा हो गया। यहां पहाड़ दरकने से 8 से 10 वाहन दब गए। करीब 15 से 20 लोगों के दबने की आशंका जताई जा रही है। वहीं 3 लोगों को निकाल लिया गया है। 2 की मौत की पुष्टि हो चुकी है। जानकारी के अनुसार डाडम खनन क्षेत्र में पहाड़ का बड़ा हिस्सा दरकने से ये हादसा हुआ है। प्रशासन राहत कार्यों में जुटा हुआ है। वहीं घटनास्थल पर मीडिया कर्मियों और आम लोगों के जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। मौके पर पहुंचे कृषि मंत्री जेपी दलाल और एसपी अजीत सिंह शेखावत ने घटनास्थल का जायजा लिया। कुछ लोगों की जान गई है, 3 लोग हॉस्पिटल में गए हैं अभी तक, और यहाँ जो ठेकेदार की बताने के हिसाब से लग रहा है कि 3-4 आदमी और हो सकते हैं, लेकिन मुझे इस बात की सही संख्या का नहीं पता। ज़्यादा से ज़्यादा अधिकारियों को हमने कहा है कि गलती हो सकता है, जो किसी भी गाड़ी है पत्थर काट करके उसको निकालें। और डॉक्टर की टीम आ गई है, हमारे सीएमओ भी आ गए, एम्बुलेंस भी आ गई है। किसी भी जान माल को अगर बचा सकते हैं जान को, तो सबसे पहले प्राथमिकता उस बात को दी जाए। और सारे प्रशासन को आदेश दे दिया गया है कि सारी जो फैसिलिटी है, सारे सामर्थ्य है, डिजास्टर मैनेजमेंट के हिसाब से कोशिश कर करके, और जो जिससे कोई भाई दबाया हुआ है उसको। हिमाचल के ऊना मुख्यालय में निर्माणाधीन सचिवालय में एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल ट्रक से मार्बल उतारते समय 7 लोग पत्थर के नीचे दब गए। इसके बाद सभी घायलों को सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया। वहीं 5 मजदूरों की हालत गंभीर है। जानकारी के मुताबिक ये सभी प्रवासी मजदूर हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 10वीं किश्त 10.9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में ट्रांसफर की। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोगों के बैंक खाते में 20,996 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने किसानी उत्पादक संगठन से जुड़े लोगों से भी बातचीत की। किसान सम्मान निधि के तहत सरकार हर साल किसानों के अकाउंट में 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में 6,000 रुपए ट्रांसफर करती है। स्कीम के तहत पहली किस्त अप्रैल-जुलाई के बीच, दूसरी किस्त अगस्त-नवंबर के बीच और तीसरी किस्त दिसंबर-मार्च के बीच जारी की जाती है। साल के प्रारंभ में ही मुझे देश के कोने कोने में हमारे किसानों के दर्शन करने का सौभाग्य मिले, ये अपने आप में मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा की पल है। आज देश के करोड़ों किसान परिवारों को, विशेषकर छोटे किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त मिली है। किसानों के बैंक खातों में 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। आज हमारे किसान उत्पाद संघ, फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस, इससे जुड़े किसानों को आर्थिक सहायता भी भेजी गई है। सैकड़ों एफपीओस आज नई शुरुआत भी कर रहे हैं। साथियों, हमारे यहां कहते हैं, आमुखा आयाति कल्याणम कार्य सिद्धिम ही संसति ही, अर्थात सफल शुरुआत कार्य सिद्धि की, संकल्पों की सिद्धि की पहले ही घोषणा कर देती है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी चुनाव से पहले बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने अपने चुनावी वादे में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया है। इसके अलावा किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त मिलेगी। इससे पहले सपा ने ट्वीट कर हादसे में मरने वाले साइकिल सवारों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की थी। पार्टी ने ट्वीट कर कहा था, साइकिल से चलने वालों की एक्सीडेंट में मौत होने पर सरकार 5 लाख रुपए का मुआवजा देगी। अब समाजवादी पार्टी ने मुफ्त बिजली का वादा भी किया है। बता दें कि यूपी में अगले साल होने वाले चुनावों के लिए पार्टियों की ओर से राजनीतिक घोषणाएं
और वादों का दौर जारी है। बिजली को लेकर इससे पहले यूपी के सियासी दंगल में जोर लगा रही आम आदमी पार्टी भी 300 यूनिट फ्री और किसानों के लिए निःशुल्क बिजली का ऐलान कर चुकी है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर हम समाजवादी लोग जब सरकार बना लेंगे तो 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी। समाजवादी सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली घरेलू फ्री होगी और इसके साथ साथ हमारे किसानों की पूरी सिंचाई पहले की तरह फ्री होगी, माफ होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने श्री राम तीर्थ में माथा टेक 4 नए वादे किए। उन्होंने ऐलान किया कि पंजाब में उनकी सरकार बनने पर सुप्रीम कोर्ट समाज के बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना था कि देश का हर बच्चा शिक्षित हो, उनके इस सपने को साकार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो सीवरेज मेन सीवर में घुसकर साफ सफाई कर रहे हैं, उन्हें नई मशीनें उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि वे सीवर में ना घुसकर काम करें। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में आपकी सरकार बनते ही सभी कच्चे मुलाजिमों को पक्का मकान दिया जाएगा। इसके अलावा श्री राम तीर्थ में सरकार की तरफ से बनाए गए श्राइन बोर्ड को भंग करके संत समाज को दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि संत समाज की ये मांग है कि श्राइन बोर्ड को भंग किया जाए। लव कुश को भगवान वाल्मीकि ने शिक्षा दी थी। भगवान वाल्मीकि आदि कवि के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने भी शिक्षा को बेहद महत्व दिया और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी शिक्षा को बहुत महत्व दिया। बाबा साहब अम्बेडकर बहुत गरीब परिवार में जन्मे थे, लेकिन उन्होंने विदेशों से 2-2 PhD हासिल की, डॉक्टरेट। घर में खाने को नहीं था, फिर भी उन्होंने स्कॉलरशिप लेके और बाहर 2-2 PhD हासिल की। बाबा साहब का सपना था कि देश का हर बच्चा उसको अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, कि देश का हर बच्चा उसको अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त हो। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने चुनाव को लेकर अंतिम रणनीति तैयार कर ली है। आगामी 45 दिनों तक आम आदमी पार्टी के प्रदेश भर में बड़े स्तर पर कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत 3 जनवरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देहरादून के परेड ग्राउंड से करेंगे। पहले चरण में 3 जनवरी से अरविंद केजरीवाल नव परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे, जो प्रदेश की सभी 70 विधानसभा में जाएगी। ये रणनीति दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के चुनावी रणनीतिकार गोपाल राय ने देहरादून में बैठकर बनाई है। बता दें कि गोपाल राय चुनावों के मद्देनजर उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने पार्टी के सभी पदाधिकारियों के साथ बैठकर समीक्षा बैठक की और आगामी 45 दिनों की चुनावी रणनीति बनाई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के 2.75 लाख छात्रों को निःशुल्क टैबलेट योजना की आज GGIC रोजपुर रोड में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम से शुरुआत कर दी है। सभी विधानसभा क्षेत्रों के विद्यालयों में ये कार्यक्रम टीवी स्क्रीन के माध्यम से दिखाया गया। हल्द्वानी में काला ढूंगी रोड स्थित GGIC में टैबलेट वितरित मेयर गजेंद्र पाल सिंह रौतेला ने इस योजना की शुरुआत की। 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राएं इससे अपनी मनपसंद के टैबलेट खरीद सकेंगे। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को सांकेतिक रूप से टैबलेट दिए गए। इसके अलावा उच्च शिक्षा के छात्र छात्राओं को भी टैबलेट के लिए DBT के माध्यम से पैसा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर है, जहां उन्होंने ऋषि कुल आयुर्वेदिक कॉलेज में स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव पर आयोजित संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में काफी संख्या में साधु संत और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने लोगों से सीधे संवाद भी किया, साथ ही उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए सभी लोगों से सुझाव भी लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हरिद्वार के साधु संत और गणमान्य प्रबुद्ध जनों के साथ आज संवाद स्थापित किया गया। उत्तराखंड राज्य को किस तरह प्रगति की ओर अग्रसर किया जा सके, इस विषय पर मंथन किया गया है। कार्यक्रम में काफी अच्छे सुझाव मिले हैं, जिनको लेकर सरकार आगे बढ़ने का कार्य करेगी। सभी पूज्य संतगण और विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले हमारे सभी विद्वज्जन यहाँ पर एकत्र हुए और सभी ने यहाँ पर आपस में मंथन किया है, एक संवाद किया है कि कैसे हमारा राज्य आगे बढ़े, कैसे हमारा प्रदेश उन्नति की ओर जाए। उत्तर
प्रदेश में कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों पर छापेमारी के बाद आयकर विभाग एक्शन मोड में है। अब आयकर विभाग का शिकंजा इत्र कारोबारी मोहम्मद याकूब पर कसता जा रहा है। शुक्रवार को आयकर विभाग टीम ने मोहम्मद याकूब के यहां छापेमारी की थी। बताया जा रहा है कि छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है और नोटों की गिनती के लिए मशीनें मंगाई गई है। बता दें कि इत्र कारोबारी मोहम्मद याकूब के यहां शुक्रवार सुबह से ही छापेमारी जारी है। याकूब के साथ साथ लखनऊ में रहने वाले उनके भाई मोहसिन के यहां भी इनकम टैक्स विभाग के 4 से 5 अधिकारी पहुंचे थे। मोहसिन हजरतगंज में स्थित अपनी कोठी में रहते हैं। कन्नौज में इत्र के सबसे बड़े और पुराने कारोबारियों में गिने जाने वाले मालिक मियां के यहां भी छापेमारी हुई थी। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत ने एक कदम और बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि देश में 13 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है, जिसके लिए आज से 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। आज से बच्चे पहली डोज के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि स्टूडेंट ID कार्ड से भी रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। इसके अलावा माता पिता के फोन नंबर से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। एक नंबर पर एक ही परिवार के 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। उन्होंने बताया कि बच्चे अपने नजदीकी केंद्र में जाकर ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन और कोरोना के दूसरे वेरिएंट को लेकर खतरे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र के कई मंत्री और विधायक कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। राज्य के डिप्टी CM अजीत पवार ने जानकारी देते हुए कहा कि राज्य के 10 मंत्री और 20 विधायक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। राज्य में ओमिक्रॉन वेरिएंट से अब तक 474 लोग संक्रमित पाए गए हैं। लोगों को संक्रमण से रोकने के लिए टास्क फोर्स के साथ बैठकें हो रही हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य सचिव प्रदीप व्यास ने डिविजनल कमिश्नर और कलेक्टर को लिखे पत्र में कोरोना की तीसरी लहर को हल्के में न लेने की सलाह दी है। स्वास्थ्य सचिव ने अपने पत्र में आगाह करते हुए कहा कि कोविड-19 मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। उनमें से 70% मामलों में डेल्टा वेरिएंट होने की बात सामने आई है, जो घातक है। दिल्ली के साथ देश भर में 3 जनवरी से 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। इस बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि दिल्ली सरकार ने अपने 1000 से ज्यादा सेंटर तैयार किए हैं। हमारे पास 3 लाख वैक्सीन प्रतिदिन लगाने की क्षमता है। वहीं दिल्ली के डॉक्टरों ने माता पिता से अपने बच्चों का जल्द से जल्द वैक्सीनेशन कराने का आग्रह किया है, ताकि कोरोना वायरस महामारी की तीसरी लहर की आशंका के बीच उन्हें सुरक्षा प्रदान की जा सके। अभी कोरोना जो चल रहा है काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। संतोष की बात यह है कि इसके सीरियस केसेस नहीं आ रहे हैं। ओमिक्रॉन के जो भी टेस्ट किए गए ओमिक्रॉन के तो काफ़ी लाइट है। अभी भी हॉस्पिटल एडमिशन भी बहुत कम है। फिर भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, देखिए कोरोना कोई भी हो, ओमिक्रॉन हो, डेल्टा हो या जो भी है, सबका उसको बचाव का तरीका भी एक है, इलाज का तरीका भी बिल्कुल एक जैसा ही है। आज से नए साल का आगाज हो चुका है, लेकिन उससे पहले कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने तहस नहस कर दिया है। भारत समेत दुनिया के कई देशों में डेल्टा की जगह ओमिक्रॉन वेरिएंट पूरी तरह हावी होता जा रहा है। यूपी में कोरोना के आंकड़े तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। इसी को लेकर योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कोविड-19 की स्थिति को लेकर लखनऊ में टीम 9 के साथ बैठक की और बैठक के बाद अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए। नए साल पर LPG ग्राहकों के लिए एक राहत वाली खबर सामने आई है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 102.50 रुपए की कटौती की है। नई कीमतें 1 जनवरी 2022 से प्रभावी होंगी। हालांकि घरेलू रसोई गैस की कीमतों में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। पिछले महीने 1 दिसंबर को 19 किलोग्राम वाली कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 103.50 रुपए प्रति सिलेंडर तक की बढ़ोतरी की गई थी। यूपी में न्यू ईयर पर 28 IPS अफसरों को न्यू ईयर का गिफ्ट मिला है। देर रात शासन ने 4 IG को प्रमोट कर ADG, 3 DIG को प्रमोट कर IG बनाया है। बरेली के अपर पुलिस महानिदेशक अविनाश चंद्र को DG बनाया गया है। इनके अलावा मोहित अग्रवाल, गजेंद्र कुमार गोस्वामी, नवीन अरोड़ा और भजनी राम मीना को ADG बनाया गया है। प्रमोशन होने के बाद लव कुमार, डॉक्टर प्रतिनिंदर सिंह और चंद्र प्रकाश को IG बनाया गया है।
बाटला हाउस एनकाउंटर में शामिल रहे पुलिस सब इंस्पेक्टर के हादसे में मौत हो गई। उन्हें राष्ट्रपति पदक सहित कई बड़े पुरस्कार भी मिले थे। दिल्ली के बाबा हरिदास नगर इलाके में 28 दिसंबर को हुए सड़क हादसे में पुलिस सब इंस्पेक्टर संजीव कुमार घायल हो गए थे, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। गौरतलब है कि 52 साल के संजीव कुमार बाटला हाउस मुठभेड़ में शामिल रहे थे। उन्हें राष्ट्रपति पुलिस पदक और गैलेंट्री मेडल से भी नवाजा जा चुका है। एसआई संजीव कुमार 28 दिसंबर को बाबा हरिदास नगर थाने के सामने अपनी कार खड़ी कर पैदल रास्ते से ही सड़क पार कर रहे थे। इस दौरान सामने से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी थी, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। देश की कुछ बड़ी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कंपनियों पर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस ने बड़ी कार्रवाई की है। सूत्रों ने जानकारी दी है कि टैक्स चोरी के आदेश को लेकर महानिदेशालय ने शनिवार को इन कंपनियों के दफ्तरों और परिसरों पर छापे मारे हैं। मॉल और सेवाकर असूचना महानिदेशालय ने क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज सर्विस प्रोवाइडर कंपनी वजीरेक्स के परिसरों पर भी छापे मारे हैं। हाल ही में बड़े स्तर पर टैक्स चोरी को लेकर कंपनी पर 49.20 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जीएसटी विभाग की मुंबई टीम ने जब वजीरेक्स की कारोबारी गतिविधियों की जांच कर रही थी, तब उसने 40.5 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी पकड़ी थी। जांच एजेंसियों ने एक बयान में कहा था कि जुर्माना और ब्याज के रूप में उसने कंपनी से कुल 49.20 करोड़ रुपए की वसूली की है। तमिलनाडु के विरुधनगर जिले में पटाखे बनाने की एक फैक्ट्री में आग लगने से हुए हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। शनिवार सुबह ये हादसा हुआ है। शहर के पास में ही स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में शनिवार को भीषण आग लग गई। आग लगने की इस घटना में 3 लोगों की मौत हो चुकी है और 5 लोग आग की लपटों में झुलसकर घायल हुए हैं। आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची हुई है और आग पर काबू पाया गया है। पुलिस की एक टीम भी घटनास्थल पर मौजूद रही। फिलहाल के लिए प्राइम टाइम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हर पल न्यूज़। हर पल आपके साथ।